को मंचासीन करा हूँ, जो पिछले कई कार्यक्रमों से मेरी एक आदत हो चुकी है कि मैं फकलता हूँ। कार्यक्रम के बारे में अपनी बुंदेली में हम लोग जो बोलते हैं उसको हम लोग फकलने के नाम से ज़्यादा उपयुक्त समझते हैं, क्योंकि हिंदी का एक पार्ट है वो। तो हिंदी पे कार्यक्रम इसलिए यदि मैं फकलना शब्द का उपयोग कर रहा हूँ तो संभवतः गलत नहीं कर रहा हूँ, यदि इससे आप सहमत हो। एक कार्यक्रम हम लोग करते थे आज ही के दिन, उसके लिए हम लोग ने तय किया था कि हिंदी दिवस पर करें, हिंदी दिवस पर लोक सम्मान पर्व। 2014 में प्रोफेसर कांति कुमार जैन जी के ऊपर एक कार्यक्रम हम लोगों ने उनके निवास पर जाकर किया था। उस कॉलोनी में टेंट लगा कर किया था, और उसके पहले किले में एक आयोजन हुआ था पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में। वहाँ उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जो आप सम्मान करते हैं ये लोग द्वारा दिया गया सम्मान है, इसका नामकरण आप लोक सम्मान पर्व करें। पहले वो सिर्फ हिंदी दिवस था, तो फिर उसमें हम लोगों ने शामिल किया हिंदी दिवस लोक सम्मान पर्व का आयोजन। और लगातार हर वर्ष 1-2 साल कोरोना के छोड़ के रविंद्र भवन से उक्त कार्यक्रम को हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। इस साल भी करेंगे, लेकिन उसकी तिथि अब बदल के, जब उसमें हिंदी दिवस शामिल था और सम्मान पर्व शामिल था, तो लोक सम्मान पर्व में करीब 17-18 विभिन्न विधाओं के लोगों को या विभूतियों को हम लोग सम्मानित किया करते थे, और साथ में विद्वान अतिथियों के माध्यम से हिंदी दिवस पर चर्चा होती थी। तो इस समय 5 घंटे से अधिक टाइम लग जाता था। कई लोगों ने बोला भाई इसमें समय बहुत लगता है, इसको कुछ संक्षिप्त करें, तो उसको फिर हम लोगों ने 2 भाग में कर दिया। हिंदी दिवस वहाँ से लेके आज जो डेट है, जो तारीख 14 सितंबर, इस पर पिछले 6 साल से हम लोग हिंदी दिवस का कार्यक्रम अलग करते हैं, और लोक सम्मान पर्व वो डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की जन्म तिथि पर 26 नवंबर या 25 नवंबर या उसके आगे पीछे 25, 26, 27 जो उपयुक्त तारीख होती है, उनकी स्मृति में उस आयोजन को करते हैं। इन सभी कार्यक्रमों के अलावा अन्य जो कार्यक्रम सम्मेलन के माध्यम से किए जाते हैं, उनमें चूंकि हमारी क्षेत्र की और हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी का ही अंश ज़्यादा रहता है। तो ये बात भी आई कि अन्य भाषाएं हैं जो देश में बोली जाती हैं, उन पर भी कोई कार्यक्रम करना शुरू करें। तब हम लोगों ने शुरू किया भाषा विमर्श। उस भाषा विमर्श के अंतर्गत सागर में निवास कर रहे अन्य भाषाओं के लोग, उनकी कोई रचना होती है तो उसका विमोचन करना, उस पर चर्चा करना। इस तरह से हम लोग मराठी, गुजराती, अंग्रेजी और अभी जो बुंदेली की बात आई, तो बुंदेली की भी एक पुस्तक का विमोचन आई इस कार्यक्रम के माध्यम से कर चुके हैं, और बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उतना अंदर नहीं जाऊंगा, आप लोग अधिकांश लोग परिचित हैं। 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम जरूर बताना चाहेंगे। साहित्य परिक्रमा, जिसके 8 एपिसोड हम लोग कर चुके हैं, और उसमें ऐसे साहित्यकार हमारे नगर के जिनकी कम से कम 5 पुस्तकें प्रकाशित हुई हों, उन पर केंद्रित कार्यक्रम करते हैं। उसमें सिर्फ उन्हीं के ऊपर जो हमारे सम्मानीय लेखक हैं उनके ऊपर ही वो चर्चा केंद्रित होती है, उसी पर ही कार्यक्रम होता है। और इसी तरह एक कार्यक्रम है संस्कृति परिक्रमा। मैं ये नाम इसलिए बता रहा हूँ कि ज़्यादा महत्वपूर्ण, लिस्ट तो हमारी बहुत लंबी है। संस्कृति परिक्रमा के माध्यम से हम लोग बुंदेली संस्कृति के खासतौर पर क्षेत्र में जिनका योगदान रहा, या कोई भी सांस्कृतिक क्षेत्र है देश का, हमारे सागर का कोई निवासी है और जिसका एक बड़ा शिष्य वर्ग हो, उस पर केंद्रित कार्यक्रम करते हैं।
एक थोड़ा सा संक्षिप्त, क्योंकि हमें कुछ बोलना तो था ही, तो मैं यही बोल सकता था, क्योंकि मैं वक्ता नहीं हूँ, लेकिन ये घटनाक्रम या ये जो परंपरा है इनके बारे में थोड़ी जानता हूँ मैं। ये चूंकि हमारे से जुड़ी हुई है, श्यामलम से, उमाकांत से, ये जो कुछ मैं बोला हूँ ये हमने किया है, इसलिए मैं बोल सकता था, तो बोल दिया है। बोलने को तो बहुत है, लेकिन असल बोलने वाले हमारे सामने बैठे हैं, हमारे सम्मानीय वक्तागण, विद्वान वक्तागण। और मैं पिछले साल इसी जगह पे इसी कार्यक्रम को याद करना चाहूँगा। आदरणीय तिवारी जी का वक्तव्य, प्राचार्य महोदय आनंद कुमार तिवारी जी, उन्होंने इसी मंच से एक बहुत ही हिंदी के ऊपर बहुत जबरदस्त अपना वक्तव्य दिया था, जिसकी बड़ी सराहना की गई थी। यहाँ एक बात और करना चाहूँगा कि जो इतिहास हमारा साक्षी है सागर का, मुझे जितनी जानकारी है कि मराठों का साम्राज्य यहाँ रहा है। आज हम जिन देवी जी का सम्मान करने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में उनका सम्मान किया जाता है जो हिंदी भाषी ना हो, उसको हिंदी से भी सम्मान हम लोग देते हैं। आज सुश्री संध्या सरवटे जी को हम सम्मानित करेंगे इस सम्मान से। और एक सम्मान हम लोग जो पिछले वर्षों में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा हमें दिया गया कि आप इसका आयोजन करें, तो इस वर्ष आदरणीय स्वर्गीय निर्मल चंद जी निर्मल, जो हमारे शहर के, प्रदेश के, देश के बड़े कवि रहे हैं, साहित्य में आज आप सब बैठे हैं लोग, उन सभी को उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, तो उनकी स्मृति में निर्मल साहित्य अलग बना। इस मंच से तो ये पहली बार, इस कार्यक्रम में पहली बार दिया जा रहा है। इसके अलावा आज के अन्य कार्यक्रमों में उनकी स्मृति में हम लोग सम्मान देते रहते हैं। तो इसमें निर्मल साहित्य अलंकरण जो है वो गलाकोटा शासकीय महाविद्यालय, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर घनश्याम जी भारती को आज प्रदान किया जाएगा, उससे उन्हें सम्मानित किया जाएगा। मैं आइए अभी चाहूँगा कि मुझे जितना वो मेरा वो चैप्टर खत्म हो रहा है, तो कृपया अमर जैन जी आए, और अब इनका परिचय तो हम नहीं देंगे क्योंकि उसके लिए आवश्यकता नहीं समझता, तो कृपया आए और आगे का विधिवत मंच संचालन करें। धन्यवाद। आपका सभी का पुनः पुनः स्वागत है। आकांत जी, आपने श्यामलम संस्था के विषय में लगभग पूरी जानकारी सभी को दे दी। हम सभी को थी ये जानकारी, लेकिन उसको आपने रिकॉर्ड करवा दिया, फिर से हम लोगों को याद दिला दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और अब मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय डॉक्टर अजय तिवारी जी से विनम्र आग्रह करूंगा कि वह मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर आनंद तिवारी जी, उनसे भी आग्रह है। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर चंचला दवे, आपसे भी विनय, सविनय और बहुत ही आग्रहपूर्वक निमंत्रण करता हूं कि आप आकर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज का यह कार्यक्रम हिंदी दिवस 12वीं व्याख्यानमाला श्यामलम संस्था के द्वारा आयोजित की जा रही है, और हम सभी इस कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम के मंचासीन अतिथियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि वह मां सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। सम्मानीय मंच, विनम्र आग्रह के साथ कि आप, और साथ में
सम्मानीय अरुण दुबे जी से आग्रह है कि वह आए और सरस्वती वंदना के रूप में अपने गीत की प्रस्तुति देने का कष्ट करें। सम्मानीय अरुण दुबे जी। पंचचावट छंद में एक माँ सरस्वती। श्वेत हंस वाहिनी नमामि मातु वेद हस्त श्वेत हंस वाहिनी समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धिदायिनी नमामि मातु वेद हस्त कृपा करो दया निधे कभी नास ये बुझे मिठास से भरी हुई गिरा विनम्र दो मुझे अनंत शक्ति दो मुझे अधर्म को विनाशिनी समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धिदायिनी नमामि मातु वेद पुनीत लक्ष्य बोध दो विवेक आत्मज्ञान दो सुधा स्नेह की बहा दयालुता समान दो हरो कलंक स्वार्थ को सुकीर्ति की प्रदायिनी समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धिदायिनी नवीन छंद में रचूं विराजिए विभिन्न राग दक्षता मुझे प्रदान कीजिए प्रसन्न मातर्म भेद हो सनातनी विचार हो सहिष्णुता व धैर्य हो स्वराष्ट्र धर्म प्यार हो विनम्र याचना करूं समस्त दुख नाशिनी समस्त लोक वंदिता सुबुद्धि सिद्धिदायिनी नमामि मातु वेद हस्त श्वेत हंस वाहिनी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय अरुण दुबे जी। माँ सरस्वती की कृपा और आशीष हम सभी पर बनी रहे, ऐसी मंगल कामना आपने यहाँ मंच से की। और जैसा कि हमारे यहाँ सम्मानीय अतिथियों का स्वागत माँ सरस्वती के वंदना के पश्चात होता है, मैं सर्वप्रथम श्यामलम संस्था के सम्मानीय अध्यक्ष श्री उमाकांत जी से आग्रह करूंगा कि वह आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय तिवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें और सभी तालियों के द्वारा उनके इस कार्यक्रम में सहभागिता करें। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही ओजपूर्ण वक्ता सम्मानीय डॉक्टर अनंत तिवारी जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर अंबिका यादव जी। कृपया आप आएँ और सम्मानीय तिवारी जी का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर चंचला दुबे, इनके सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूँगा महाविद्यालय की प्राध्यापक अर्थशास्त्र विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर अंजना तिवारी चतुर्वेदी जी। कृपया आएँ और सम्मानीय डॉक्टर चंचला दुबे मैडम का पुष्पहार से स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत की इस श्रृंखला के बाद उद्बोधन की श्रृंखला शुरू होती है और हम सभी जानते हैं, अभी सम्मानीय उमाकांत भाई साहब ने भी बताया कि डॉक्टर आनंद तिवारी जी ने पिछले वर्ष हिंदी दिवस पर बहुत ही ओजपूर्ण भाषण दिया था
दुनिया चाहे जो समझती हो, लेकिन जिनके पास मस्ती है उन्हीं के पास हस्ती है। डॉक्टर आनंद तिवारी जी हमेशा हरफन मौला मस्त रहते हैं और उसी मस्ती को अपने वक्तव्यों में लाते हैं, जिसके कारण उनका वक्तव्य आम से खास हो जाता है। मैं बहुत विनय के साथ उनको बुलाना चाहूँगा, कृपया आप आएँ और हिंदी दिवस के इस गरिमापूर्ण क्षणों को हम सभी को आनंद से भर दें। उनका नाम भी आनंद है और वो देते भी रहते हैं। आइए सर। श्यामलम संस्थान और कन्या महाविद्यालय सागर और सह आयोजक शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर के संयोजन में इस पुनीत अवसर पर मैं एक तो मेरी माँ शारदा को नमन करना अपना परम कर्तव्य समझता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में दान डॉक्टर गौर ने दिया, उनको लोग याद करते हैं। इसी तरह का एक परिवार हमारे यहाँ तिवारी परिवार है, जिसके बड़े भ्राता छोटे भाई अनिल तिवारी जी, बड़े भ्राता अजय तिवारी जी जो कुलाधिपति हैं। और अभी अभी एक व्यंग उन्होंने बड़ा अच्छा, मैं त्वरित चिंतन करता हूँ, त्वरित टिप्पणी भी करता हूँ, ये मेरी आदत है। अभी चैम्बर में बैठे हुए तो सर ने कहा कि उज्जैन में मैं एक प्रोग्राम में गया तो वहाँ पर कहा गया कि तो महाकाल की नगरी है, और महाकाल की नगरी में यहाँ तो विक्रमादित्य ने 32 पुतलियों को रखा था, जो आदेश देंगी उनका पालन करना पड़ेगा। तो तिवारी जी की टिप्पणी बहुत ही महत्वपूर्ण रही उस समय कि उन 32 पुतलियों में कम से कम मैं नहीं हूँ, तो सर मैं आपका आदेश मानने के लिए बात नहीं हूँ। बातें व्यंग में बात खत्म हो गई। तो ऐसे उड़ी उड़ी तिवारी जी मराठी समाज से मैडम आप होंगी, है ना? गुजराती। अच्छा। इस देश को बनाने में तमाम भाषाओं का योगदान रहा, मैं चर्चा करूंगा, उसमें गुजराती भाषा भी है। और मेरे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी कितनी बढ़िया बात हिंदी में करते हैं। हिंदी को उठाने में, मैं बात में शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मोदी जी की बात आई तो बता दूं आपको, हिंदी को उठाने में हिंदी वालों की भूमिका नहीं रही। पूरे स्वाधीनता आंदोलन को देख लीजिए आप, हिंदी को उठाने में गैर हिंदी लोगों की निर्णायक भूमिका रही है। और हरिशंकर प्रसाद ने एक व्यंग किया था कि हिंदी के मंच पर हिंदी का एक कवि हिंदी के श्रोताओं से कह रहा कि हमें हिंदी में बोलना चाहिए। अरे यहाँ कन्नड़ के लोग बैठे होते, मराठी के लोग बैठे होते, गुजराती मारवाड़ी बैठे होते, असमी बैठे होते, तो कोई बात बनती। खैर, कहते हैं थे था पंडित और मनीषी के रूप में ये हमारे सामने जो पंक्तियों में करीब 40 लोग बैठे हुए हैं। मैं वाणिज्य का विद्यार्थी हूँ और हिंदी के प्रति मुझे रुझान है। हिंदी पर मुझे बोलने की बात की जा रही है, तो अथॉरिटी तो मेरी टैक्सेशन पर है, लेकिन अगर हिंदी पर बोलने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है तो हिंदी के प्रति मेरा प्रेम है, तब तो बुलाया जा रहा है। और इन अध्येताओं के बीच में यदि बात करते करते, जैसे त्रिपाठी जी भीष्म पितामह बैठे हुए हैं, विश्वकर्मा जी, उनके भी आगे एक कदम दधी जी का नाम लिया जा सकता है। हमारे पड़ोसी शेर शायरी करने वाले नायक जी, मनोज श्रीवास्तव जी, है ना, मैडम शरद सिंह, इनके सामने बोलना बहुत साहस का काम है एक वाणिज्य के विद्यार्थी के लिए। तो मैं तो विनम्रता से अपनी बात को रख रहा हूँ। बोलना मेरी हॉबी है। और चूंकि आदरणीय मिश्रा जी का आदेश था, मिश्रा जी की बात करने के पहले मैं कहना चाहता हूँ कि ये 15 दिन का पर्व चल रहा है। काहे का? ये पितरों का। सर, पितर के रूप में हमारे पिताजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी हैं, लेकिन शायद आज जो श्यामलम संस्थान में आप लोग बैठे हुए हैं, आप जगत के जितने पिता हैं उन सबकी सेवा कर रहे हैं। साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में जो भी आत्माएं ऊपर होंगी, आज शायद इस कार्यक्रम को सुन के इस तरह की अविरल धारा आपने आगे बढ़ाई है। शायद ये पुरखे
आपके परिवार के पुरखों से ज्यादा आपको आशीर्वाद देंगे कि हिंदी में साहित्य की दिशा में एक संस्थान काम कर रही है कि इसमें ये 40 नदियां जो यहाँ बैठी हुई हैं, एक महानदी और एक समुद्र बनाने का काम कर रही हैं। और इसमें मैं नमन करता हूँ उमाकांत मिश्रा जी को, जो इसके पुरोधा हैं, जो मुख्य यजमान हैं, जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ के इनके पिताजी ने, शायद इनके पिताजी के नाम पर आज 2000 लोगों को खाना खिला दें, उतनी खुशी उनको, इनकी आत्मा को नहीं मिलेगी जितनी इनके पिताजी को गुरुकुल परंपरा चल रही है, जो संस्कृत के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, शायद इनके पिताजी को उस शिक्षा अध्ययन में उनकी आत्मा को ज्यादा सुकून मिल रहा होगा। तो आपने इस पर्व को, ये 15 दिन का जो पर्व पूर्वजों को खुश करने का कार्य किया है, ये पर्व और भी उल्लेखनीय और गौरवान्वित कर दिया है। आज चूंकि 12 मिनट का समय मुझे दिया गया है, 1-2 मिनट आगे हो जाए तो कोई तकलीफ अगर हो तो आप हाथ ऊपर कर दीजिए, मैं वहीं बंद कर दूंगा अपनी बात को, है ना। लेकिन किसी मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि सबसे बड़ा पाप ऐसे लोगों के सामने ऐसी बातें करना है जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं। तो प्लीज, यदि आपको लगे कि मेरी बात को बंद करना है तो खड़े होके आप बोल दीजिए, आप बैठ जाइए, सर बहुत हो गया, बहुत हो गया। अन्यथा मैं 12 मिनट से थोड़ा सा आगे चल सकता हूं, कोशिश करूंगा 12 मिनट में अपनी बात पूरी करूं। आज की सभा एक उपनिषद है। उपनिषद क्यों है? क्योंकि यहां पर बराबर ज्ञान के लोग बैठे हुए, बल्कि वक्ताओं से ज्यादा ज्ञान रखने वाले श्रोता बैठे हुए हैं, इसलिए उपनिषद है। ये उपनिषद ऋग्वेद में आया है और उपनिषद का जन्म उस समय हुआ जब 11वीं शताब्दी में हमारे यहाँ गौरी आया, गजनी आया और उसने कहा कि भारतीय धर्म को यदि खत्म करना है तो भारतीय धर्म ग्रंथों को खत्म करना होगा। और जितने भी हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के शब्दकोश थे, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें थी, इनको जलाने का काम किया कि ज्ञान ही नहीं बचेगा तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा। उस समय हमारे गुरुओं ने एक नई शिक्षा शुरू की, जो संस्कृत में पढ़ने वाले बच्चे थे, अंतिम पायदान में पहुंचने वाले बच्चों को जिम्मेदारी दी गई कि गुरु पूर्णिमा अब कुछ देने से नहीं होगी। गुरु पूर्णिमा में आपको चारों वेदों को याद करना है और चारों वेदों को एक एक बच्चे को याद कराना है, ताकि हमारे ग्रंथालय खत्म हो जाएं लेकिन हमारी स्मृति शक्ति मजबूत रहे। उस समय जो 4 वेदों का ज्ञान रखने वाला मनीषी था, उसको चतुर्वेदी कहा गया। जिसको 3 वेदों का ज्ञान था, उसको त्रिवेदी नाम दिया गया। जिसको 2 वेदों का ज्ञान था, उसे द्वैदी कहा गया। जिसे 1 वेद का ज्ञान था, उसे आचार्य कहा गया। और जो गुरु के बराबरी पर बैठ करके बात को सुन रहा था, उसे उपाध्याय कहा गया। और उसमें हमारे उमाकांत मिश्रा जी जैसे लोग भी थे, जिनको वेद का ज्ञान भी था, उपनिषद का ज्ञान भी था, रामायण का ज्ञान भी था, महाभारत का ज्ञान भी था, मिश्रित ज्ञान, उनके लिए मिश्रा कहा गया। ये परंपरा उपनिषद की उस समय से शुरू हुई है और आज तक भारत में जिंदा है। वेदों में सबसे पहला वेद लिखा गया ऋग्वेद। ऋग्वेद को बोला गया वेदव्यास द्वारा और लिखा गया गणपति द्वारा, गणेश जी द्वारा। और गणेश जी लिखते लिखते जब उनका कलम टूट गई तो उन्होंने दांत को तोड़ा और दांत को कलम बना लिया, इसलिए उन्हें एक दंताय कहा गया। ये थी कुछ पृष्ठभूमि विषय तक आने की। बहुत ही समसामयिक, बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही रुचिकर विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। भाषा का उद्भव कहां से होता है? अक्षर, शब्द, वाक्य और वाक्यांश से। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई है तो वो है शब्द। शब्द केवल सोच, विचार, अवधारणा की अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, बल्कि ये भावनाओं, संवेदनाओं, करुणा, प्रेम और वात्सल्य को अभिव्यक्त करने वाली एक शक्ति है। इसलिए कहा जाता है कि शब्द शक्ति होते हैं, शब्द वीर होते हैं, शब्द मंत्र होते हैं, शब्द ऊर्जा होते हैं,
शब्द स्पंदन होते हैं। और भगवान शिव तो ये कहते हैं कि शब्द नाद होते हैं और शब्द ब्रह्म होते हैं। इसलिए शिकागो सम्मेलन में अंतिम दिन जब विवेकानंद बोले हैं तो उन्होंने केवल ये कहा कि जीरो इज नथिंग, नथिंग इज समथिंग, समथिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गॉड। हम शून्य से शंकर भगवान की उत्पत्ति कर सकते हैं। हमारे शब्दों में, हमारे मंत्रों में वो ताकत होती है। और शब्द को उद्भूत करती है भाषा। भाषा केवल भाषा नहीं होती है। भाषा आपके संस्कारों, आपकी संवेदनाओं, आपके मूल्यों और आपकी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाली होती है। भाषा यदि सरल है, सहज है, जनमानस की है तो वो लोकप्रिय होती है। भाषा जब शब्द का रूप धारण करते हैं तो शब्द निशब्द हो जाते हैं और मौन हो जाते हैं। उस समय कवि के हृदय से एक कविता जन्म लेती है। शब्द तो शोर है, तमाशा है, भाव के बिंदु में बहता एक बतासा है। मर्म की बात होंठ पर ना लाओ, मर्म की भावना ही भाषा है। शब्दों को तौल तौल के बोलिए। शब्द ऊर्जा का काम करते हैं। शब्द लौट के आते हैं सर आपके साथ में। काश सूर्यप्रभा का एक वाक्य ना निकला होता तो रामायण में राम रावण युद्ध हुआ होता। काश द्रौपदी ने एक अहंकार वाला वाक्य नहीं बोला होता, महाभारत में हजारों लाखों लोगों का विध्वंस नहीं होता है। शब्द बहुत कीमती है भाषा में। और भाषा में जब हम अपनी मातृभाषा की बात करते हैं तो वहीदा रहमान कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, लेकिन हमारी माँ से सुंदर नहीं हो सकती है। ऐसी हमारी भाषा है हिंदी, जो करीब करीब 195 देशों में बोली जाती है। 7115 भाषाएं पूरी दुनिया में बोली जाती हैं। हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या करीब करीब 2011 की जनगणना के अनुसार 60 करोड़ के आसपास है। चीनी भाषा बोलने वाले दूसरे नंबर पर हैं और तीसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा है। मैं भाषा का विरोधी बिल्कुल भी नहीं हूं। भाषा तो सेतु का काम करती है। प्राचीन साहित्य को आधुनिक ज्ञान विज्ञान से जोड़ने का काम भाषा करती है। और भारत की बात यदि मैं करूं तो भारत में पूर्व में हम चलें तो बंगाली भाषा है। यहाँ इस तरफ उड़ीसा बंगाली भाषा है। पूर्वोत्तर में चलें तो अरुणाचल प्रदेश असमी भाषा मिलती है। पश्चिम में चलते हैं तो हमारे लिए गुजराती भाषा मिलती है, राजस्थानी भाषा मिलती है, मारवाड़ी भाषा मिलती है। उत्तर में जाते हैं तो हिमालयी भाषा मिलती है, हिंदी भाषा मिलती है। और दक्षिण में जाते हैं तो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और मराठी का संगम मिलता है। इसीलिए हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथानक मुझे आता है जो आज बहुत ही सटीक उतरता है। उनकी भाषा को मैं आज के परिप्रेक्ष्य में चेंज करते हुए, बदलते हुए आपके सामने रखना चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं ये देश, ये जो भारत है ना, केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है। ये जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत माता है जिसका मस्तक हिमालय उत्तर में है, जिसे गंगोत्री द्वारा रोज अभिषेक किया जा रहा है, जिसकी दो भुजाएं एक बंगाल और एक गुजरात तक फैली हुई हैं, जिसकी कटी विंध्याचल है और जिसकी गर्दनी, उसकी कमर की शोभा बढ़ा रही है विंध्याचल नर्मदा, जिसकी दो विशाल जंघाएं हैं, एक पूर्वी तट और एक पश्चिमी तट, जिसके 3 ओर समुद्र है और एक ओर हिमालय है, और जिसकी चरणबंदिकाएं कन्याकुमारी का समुद्र कर रहा है। ऐसी भारत माता की हम कल्पना इस जमीन पर कर सकते हैं। और ऐसी भारत माता की अगर कोई बिंदी है तो वो हिंदी है। हिंदी उसकी राज तिलक है जो भारत माता को शोभायमान करती है। हिंदी केवल भाषा नहीं है, ये प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है। ये तुलसी की चौपाई, दोहा, सोटसा और छंद है तो प्रेमचंद की कहानी है। निराला की कविता है तो हरिशंकर का व्यंग है। कबीर की साखी है तो मीरा का भजन है। भारत में जो कुछ भी अच्छा बोला गया है, जो भी गद्य और पद्य के रूप में दिया गया है,
केवल हिंदी भाषा में बोला गया है। मैं आपको ले चलता हूं एक कविता के पास, शायद आपकी अंदर की भावनाओं को मैं उद्वेलित कर पाऊं। ये कविता एक साथ में आपके अंदर के भावों को लाएगी, आप में एक संघर्ष की यात्रा शुरू होगी। संघर्ष की यात्रा शुरू होकर खत्म नहीं होगी, आप में न्याय व्यवस्था पर प्रश्न आएगा, न्याय व्यवस्था खत्म नहीं होगी, अहंकार दिखेगा आपको, और अहंकार जब बढ़ेगा तो कृष्ण भगवान अपना रूप धारण करेंगे, कृष्ण का अवतार भी देखेंगे इस कविता में, और अंत में सारी सभा को अध्यात्म धर्म की तरफ ये कविता ले जाएगी। ये हिंदी कविता की विशेषता है, और कोई कविता, ये कोई भाषा इस तरह से आपको रोमांचित नहीं कर सकती है। चलते हैं हम 5 छंदों के माध्यम से, है बहुत लंबे यात्रा, लेकिन 5 छंदों का या 4 छंदों का उपयोग कर रहा हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम, आप सारे लोग पढ़े लिखे समझदार हैं, भाषा को समझेंगे। पांडव लौट के आए हैं, कौरव दुर्योधन बहुत ही अहंकारी है, वो कहते हैं कि मुझे तो आधा राज्य चाहिए। दुर्योधन का अहंकार, मुझे कुछ भी नहीं लेना है। कृष्ण भगवान याचना करते हैं, कृष्ण भगवान को वो जंजीर से बांधने की चेतावनी देता है, कृष्ण भगवान अपना विराट रूप धारण करते हैं। पूरी सभा में दुर्योधन का अहंकार चूर हो जाता है, और अंत में धृतराष्ट्र और विदुर एक दूसरी तरफ देखते हैं और विनय करते हैं कि दुर्योधन में बुद्धि आ जाए। सूर्यकांत त्रिपाठी नर्मदा की कविता है, आशुतोष राणा और कुमार विश्वास ने इसको समय समय पर गाया है, लेकिन मैं आज आपके सामने रखता हूं। वर्षों तक वन में घूम घूम, विघ्न बाधाओं को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर, पांडव आए कुछ और निकर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। संघर्ष की कहानी, भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आए हैं, वो कह रहे हैं दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, हम रहेंगे उसी में खुशी तमाम। परिजन पर अस्सी न उठाएंगे, पर दुर्योधन वह भी दे ना सका। परिवार की अस्सी न ले सका, उल्टे चला हरि को बांधने, जो था असाध्य को साध्य करने चला। हरि ने भीषण ओंकार भरा, हरि ने भीषण ओंकार भरा, अपने स्वरूप का विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले दुर्योधन यह देख, गगन मुझ में है, यह देख पवन मुझ में है, मुझ में झंकार सकल सब, मुझ में झंकार सकल सब, षष्ठी का आदि देव मुझ में है, और विनष्टि का आदि देव भी मुझ में है, थी सभा सन्न सब लोग डरे। दुर्योधन जंजीर बड़ी कर लाया है, बांधने मुझे तू आया है। अगर मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अपना मन, सुनने को साधना पाया है, जंजीर लेकर के बांधने मुझे तू आया है। दुर्योधन अब युद्ध वही विशाल होगा, इस रण में भाई भाई मारे जाएंगे, जिसके लिए तू ही दोषी माना जाएगा। थी सभा सन्न सब लोग, हमें धृतराष्ट्र विदुर संग मेल हुए, भगवान मुदित हाथ जोड़, सभा सन्न सब लोग डरे। ये निराला जी की कविता ऐसी है जो आपकी भावनाओं को आंदोलित कर देती है। हो सकता है कुछ अंतर है जी, हाँ हाँ, रामधारी से दिनकर जी की, अच्छा दिनकर जी की, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप लोग मुझसे एक कदम आगे, मैं तो 5 जी पर। सर जब ये न्यूज़पेपर में खबर आई, उस दिन मैं बात नहीं कर पा रहा था,
हिंदी राष्ट्रभाषा की एकता में आत्मा की बात करने आया था। तो मुझे उस विषय के साथ में भी न्याय करना है। राष्ट्रीय आंदोलन की अगर महत्वपूर्ण घटनाओं की मैं बात करूं तो 1857 झांसी की रानी ने पहला बिगुल बजाया और मंगल पांडे को साथ लिया। हिंदी के अलावा कोई वाक्य नहीं बोले गए उसमें। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। जितने भी नेता थे इनने पहला अधिवेशन अगर किया तो हिंदी में किया, जबकि लगभग सारे अहिंदी भाषी राज्य के लोग उस सभा में बैठे हुए थे। 1905 बंगाल विभाजन, जिसमें सारे बंगाली थे लेकिन वार्तालाप केवल हिंदी में हुआ। 1915 गांधी जी भारत वापस आते हैं, प्रथम युद्ध छिड़ जाता है। 1917 में खिलाफत आंदोलन शुरू होता है, जालियांवाला बाग कांड शुरू होता है और असहयोग आंदोलन शुरू होता है। इन सब में राजनेताओं की वार्ता केवल हिंदी में हुई। चोरी चोरा कांड और सविनय अवज्ञा तक हिंदी राष्ट्र की भाषा बन चुकी थी। लेकिन गांधी ने अपने 75 अनुयायियों के साथ में साबरमती से दांडी तक की यात्रा जो की है, इस यात्रा में केवल 3 चीजों का उपयोग किया गया। नंबर 1 गुड़, नंबर 2 सत्तू और नंबर 3 मठा और तेज गर्मी। और उसमें गांधी जी का संवाद सारी स्वयं सेविकाओं के साथ में केवल हिंदी भाषा में था। आज मैं यदि मोदी जी की तारीफ कर रहा हूं कि बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, तो गांधी जी भी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी और हमारे अन्य गुजराती लोग भी बहुत अच्छी हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। लेकिन इस आंदोलन का जो अंतिम आयाम है 8 अगस्त 1942, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 399 लोग पूरे देश के खड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने यह बात कही उसका रोम रोम से हिंदी की भावनाएं आसन्न हो रही थी, उत्पन्न हो रही थी। भावनाओं संवेदनाओं में एक एक शब्द कह रहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। केवल उनका सवाल यह था कि क्या ऐसा होगा? जो व्यक्ति बोल रहा था उस व्यक्ति का जवाब था ऐसा ही होगा। और अंत में 1946 में इस हिंदी के छोटे से नारे ने भारत को आजाद किया। तो भारत की सांस्कृतिक एकता, भौगोलिक एकता, आध्यात्मिक एकता, भाषाई एकता और विविधता में एकता और अनेकता में एकता के पीछे केवल एक सूत्र अगर है तो वो हमारी मातृभाषा है। मातृभाषा के रूप में हिंदी ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। कल मैं विकास सर का वीडियो सुन रहा था। वो दिल्ली में यूपीएससी से निकले हुए और अक्सर बहुत अच्छा बोलते हैं हिंदी पर। वो बोल रहे थे युवा पीढ़ी ने कहा कि एआई के समय में, सोशल मीडिया के समय में, हिस्टोग्राम के समय में जहां टेक्नोलॉजी आ गई है वहां हिंदी का क्या होगा। बहुत आशाभरी नजरों में उन्होंने कहा अब तो हिंदी का भविष्य और उज्जवल होने वाला है। टेक्नोलॉजी में भावनाएं नहीं है, संवेदनाएं नहीं है। टेक्नोलॉजी केवल एक थीम पे काम करती है, बहुत अच्छा काम करके देगी, लेकिन वो गोले और कारे व्यक्ति में अंतर नहीं करती है, मध्य प्रदेश और हिमाचल में अंतर नहीं करती है। तो कविताएं, छंद, शोरसा और जहां पर भी दुख संवेदनाएं या सुख संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता होगी पूरी दुनिया में हिंदी का परचम पहुंचाया जाएगा। मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि हिंदी में ही बात क्यों की जाए। शिकागो सम्मेलन में आज से 125 साल पहले विवेकानंद जब हवाई जहाज से अमेरिका की धरती पर उतरते हैं तो वहां का एक अंग्रेज पूछता है व्हाट्स योर नेम। विवेकानंद जी कहते हैं मेरा नाम नरेंद्र है। उसको सुनने में पता लगा तो उसने कहा आप कैसे हैं? तो नरेंद्र बोलते हैं आई एम ओके। वो कहते हैं कि मैं जब अंग्रेजी में बोल रहा था तब हिंदी में, और मैं जब हिंदी में बोल रहा हूं तो अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं, कैसे संत जी? बोले जब मेरी भाषा का आदर आप करेंगे ये तय है इस ब्रह्मांड में जो आप देंगे वो आपको वापस मिलने वाला है। मैडम
अगर आप गन्ना मोएंगी नीम पैदा नहीं होगा, नीम मोएंगे तो गन्ना पैदा नहीं होगा। आज जो कुछ भी आप हैं केवल आप उसके लिए उत्तरदायी, इसके अलावा कोई उत्तरदायी नहीं है। हम जो छोटे कर्म करते हैं, छोटे छोटे बोलते हैं, हमारे छोटे छोटे कर्मों का पूरा लेखा जोखा ऊपर है। भाषा भी यही कहती है। काश हम मुंबई उतरे, नागपुर उतरे और ठेले वाले से कुछ मराठी में 2 शब्द बोल दें, वो आपको चाय पिलाएगा। यदि कोई गुजराती व्यक्ति या असमी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है और वो हिंदी में बोल दे या अंग्रेजी में बोल दे, तो हम पक्का उसके लिए जितना स्वागत कर रहे हैं कदम आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी एक गुलदस्ते में रखा हुआ गुलाब का फूल तो हो सकता है, लेकिन अगर पूरे गुलाब के फूल होंगे सुंदरता नहीं रह जाएगी। इस गुलाब के फूल को आप मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में रखें, लेकिन कहीं कन्नड़ को मोगरे के फूल के रूप में दिखा दें, सदा सोहान के फूल के रूप में पंजाबी भाषा को ले लें, कहीं कन्नड़ भाषा को ले लें, कहीं तेलुगु भाषा को ले लें। भारत में इतनी भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं को जीवंत करने की आवश्यकता है। एक दुनिया में देश हुआ है तिवारी जी, आर के तिवारी जी, जिस देश का फार्मूला अगर किसी ने अपना दिया, पूरे देश में शिक्षा में क्रांति हो जाएगी। अरब कंट्रीज का एक देश है जिसने कहा है कि 4वीं क्लास तक पूरे देश में बच्चों को केवल मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। जब वो 5वीं क्लास में पहुंचाएगा तब उसके लिए दुनिया भर की भाषाओं को सिखाएंगे। उसकी सोच आपके देश की सोच होगी, उसमें भारतीयता का बोध होगा, राष्ट्रीयता का बोध होगा, उसमें संस्कार डालना नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो विचार आते हैं आपकी अपनी भाषा में आते हैं। अगर ये विचार नहीं आए होते तो रामचरितमानस का निर्माण नहीं हुआ होता। और रामचरितमानस में यदि अरण्य कांड में नवदावक्ति को आप पढ़ेंगे तो हिंदी का सबसे उत्कृष्ट रूप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन समय की कमी है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी हमारी हिंदी भाषा एक महानदी है, इसमें छोटी छोटी नदियां मिलकर आ रही हैं। इस्तेमाल अरबी शब्द है, चाय चीनी शब्द है, गरीब गरीब अरबी शब्द है, हुस्न उर्दू शब्द है। इस कॉलेज में हम खड़े हैं तो हिंदी के लिए बहुत शक्तिशाली बताते हैं। अमर जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, अंजना मैडम साथ में बैठी हुई हैं। चलिए बच्चों से बात करते हैं। बच्चों, कॉलेज नहीं महाविद्यालय आना है। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं प्राध्यापक पढ़ाएंगे। कॉलेज में एप्लीकेशन नहीं लेना है, आवेदन लेना है। कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, MP क्लास 02 मिलेगी। कॉलेज में CC एग्जाम नहीं होना, आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा होना है। कॉलेज में प्रिंसिपल साहब के पास नहीं जाना है, प्राचार्य जी के पास जाना है। कॉलेज में हेड क्लर्क के पास नहीं जाना है, बड़े बाबू के पास जाना है। कॉलेज में स्टेशनरी नहीं लाना, कागज लेके आना। कॉलेज में पेन लेके नहीं आना, कलम लेके आना। वो बच्चा भाग जाएगा, वो आपसे सुनेगा नहीं। ये तो कॉलेज की बात हुई। अगर मेडिसिन की बात करें, डॉक्टर, कंपाउंडर, सर्जन, मेडिसिन, हियरिंग, पैथोलॉजी, कंडक्टर, क्लीनर, ये सारे शब्द हिंदी भाषा के। और बस मैं बात को खत्म कर रहा हूं, समय ज्यादा हो गया है, लेकिन मुझे भी करना चाहूंगा। हिंदी की माँ है नानी, हिंदी की माँ हमारी नानी, और हिंदी की माँ कौन है? संस्कृत। आप सबको यदि बोरियत हुई हो तो मैं दावा करता हूं अब जो मैं आपको कथानक सुनाने जा रहा हूं उससे आपकी नींद भाग जाएगी। और अगर आपकी नींद भाग गई तो मेरा ये उद्बोध आज के लिए सार्थक होगा। सुनिए सर, ना आपके मन में जोश पैदा हो जाए, आप 70 साल के, 90-45 साल के हो जाएं, तो मैं दावा कर रहा हूं ये ताकत है हमारी नानी की, संस्कृत की। जटाट वीग लज्ज्वलभ, जटाट लीग लज्ज्वलभ, प्रवाह पावी तस्तले, गलेव लंब लंबिताम, भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 डमट, मन्नी नाट डमर्वयम, चकार चंड तांडवम, तनोतु ना शिवा शिवम, जटा कटाय सप्रभव, मन्नी लिंब निर्झरी विलोल बीच बल्लरी। रावण जब बोलता तो शंकर भगवान प्रकट हो जाते थे। आप भी भक्ति से बोलो शंकर भगवान ना प्रकट हो जाए तो आप तो शंकर से बहुत छोटे हैं।
क्षमा करिए अगर ज्यादा मैंने बोल दिया हो। और अंत में राह राह में राही जब एक पथ पर मिल जाते हैं। आप लोग तो साल में एक आध बार ही मिलते हैं, मैडम दुबे बैठी हुई हैं, सारी आत्माएं हैं, वो सारी पुण्य आत्माएं हैं। बहुत बढ़िया पंक्ति कही गई है, राह राह में राही जब एक पथ पर मिल जाते हैं, चौराहे पर जाकर क्या वो विलग नहीं बताते हैं, हम सबको संसार को छोड़ना है। आशापूर्ण हंसी हंसते वो तमसा में खो जाते हैं जो आकर हमसे मिलते हैं। धन्यवाद, आभार, आपने मुझे मौका दिया। और कोई यदि कोई इस मंच से कोई आपकी भावनाओं में ठेस पहुंची हो, क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय तिवारी जी। आप तीनों वेदों के ज्ञाता हैं और उन तीनों वेदों से आपने लगभग जो सीखा था वो हम सभी को यहाँ पर दिया है। हिंदी भाषा, हिंदी दिवस क्यों शुरू हुआ, 2 मिनट आपको बताना चाहूँगा। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान के 17वें अध्याय के धारा 343(1) में ये प्रस्तावना में दिया उनने कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और देवनागरी इसकी लिपि होगी। तब से ये 14 सितंबर को हम निरंतर इसको मनाते चले आ रहे हैं। भारत में हिंदी भाषा का जितना सम्मान है, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि विदेशों में इससे ज्यादा सम्मान है। सऊदी अरब में न्यायालय की तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की है। ये प्रयासों की कमी रही हमारे देश की कि 6 आधिकारिक भाषाएं संयुक्त राष्ट्र संघ की हैं जिनमें हिंदी नहीं है। गैर आधिकारिक भाषा के रूप में जरूर हिंदी का स्थान है, लेकिन अगर प्रयास किए जाते, क्योंकि हिंदी भारत ने विश्व में दूसरे नंबर पर आती है बोलने में, और लोगों का तो ये भी कहना है कि ये शायद प्रथम स्थान पे होगी, क्योंकि मंदाकिनी जो चीनी भाषा है उसको बोलने वाले लोग कम है। वहां पर भी अन्य बोलियों के द्वारा ये लिखी जाती है, लेकिन मंदाकिनी, लेकिन ये सारा सब कुछ ये है जहां पर जिस पावर के साथ या जिस शक्ति के साथ देश संचालित होते हैं उनकी भाषा को भी वही स्थान मिलता है। अब मैं सम्मान की यह श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें सर्वप्रथम आज का सम्मान हिंदी से भी सम्मान सुश्री संध्या सरवटी जी को इस मंच से प्रदान किया जाएगा। और उनके जीवन परिचय के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सम्मानीय श्री R.K. तिवारी जी, कृपया आप आए और सुश्री संध्या सरवटी जी का जीवन परिचय हम सभी को देने का कष्ट करें। संयोग से मैं भी कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, हिंदी का नहीं, गलती हो जाए तो क्षमा करें। यहाँ पे हम भी कॉमर्स के हैं। मुझे आदेश दिया गया है सुश्री संध्या सरवटी जी की बायोडेटा का। नाम सुश्री संध्या सरवटी, शिक्षा MSc वनस्पति शास्त्र, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन ड्राइंग पेंटिंग, रुचि कला साहित्य बागवानी समाज कार्य पेंटिंग व रंगोली प्रदर्शनी, एकल रंगोली, एकल पेंटिंग, एकल फोटोग्राफी प्रदर्शनी जो अभी लग चुकी थी। विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित रंग पंच ऋग्वेद के उषय सूक्त का मराठी भाषा में भावना उदात स्व अभिनव कल्पना से नृत्य नाटक रूपांतर का निर्देशन डॉक्टर आशा सरवटे व संध्या सरवटे, महाराष्ट्र समाज सागर में सफल मंचन CD प्रक्षेपण, कोथरूड पुणे व महाराष्ट्र समाज दत्त मंदिर जबलपुर, लोकगीत भुलाबाई पर निर्देशित लघु नाटक महिला समाज सागर, अनेक संस्थाओं द्वारा कला साहित्य बागवानी समाज कार्य में सम्मानित प्रकाशित पुस्तक पारिजात सुगंध दर वक्त ला, मराठी कविता संग्रह निसर्ग सौंदर्याचे 2 पुस्तकें आपकी आ चुकी हैं।
तीसरी पुस्तक का विमोचन बाकी है। प्रकृति के रंग पलाश में कुछ कविताएं भी आपकी रही हैं। आज आपको श्यामलम द्वारा हिंदी से भी सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, थोड़ा मराठियन भाषा में भी हमको भेजा गया था, कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई होगी, क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद सम्मानीय तिवारी जी। और अब सुश्री संध्या सरवटी जी के अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा साहित्यकार सुश्री सरस सिंह जी को। सर्वप्रथम मैं बधाई देती हूँ आदरणीय ताई संध्या सरवटे जी को कि आज वे सम्मानित होने जा रही हैं। और मंचासीन सभी अतिथियों को मैं नमन करती हूँ, आप सभी को नमन करती हूँ। मुझे आदेश हुआ है सम्मान पत्र वाचन करने का, तो प्रस्तुत कर रही हूँ। श्यामलम हिंदी सेवी सम्मान 2025 सम्मान पत्र सुश्री संध्या सरवटे, कवयित्री, लेखिका। और ये जो 2025 का जो सम्मान दिया जा रहा है 12वां वर्ष है इसका। महोदया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर हम आपको हिंदी सेवी सम्मान 2025 से सम्मानित करते हुए अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। आपकी अद्वितीय साहित्यिक सेवाओं और मातृभाषा मराठी के साथ साथ हिंदी भाषा के प्रति आपके योगदान को देखते हुए यह सम्मान आपके लिए एक छोटी सी कृतज्ञता का प्रतीक है। आपकी रचनाओं ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है और आपकी लेखनी ने भाषा की सीमाओं को तोड़ते हुए हिंदी को नए आयाम दिए हैं। आपकी यह उपलब्धियां न केवल आपके लिए गर्व का विषय हैं, बल्कि हिंदी जगत के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। अस्तु इस अवसर पर हम आपके उच्चतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि आप हिंदी साहित्य और संस्कृति की सेवा में निरंतर योगदान देती रहेंगी। सादर आपके स्वस्थ, सुदीर्घ, सुखी, कर्मशील, सृजनशील, यशस्वी जीवन की मंगल कामना सहित सादर हिंदी दिवस 14 सितंबर 2025 शासकीय स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कन्या महाविद्यालय सागर, संरक्षक प्रोफेसर सुरेश आचार्य, अध्यक्ष उमाकांत मिश्र, सचिव कपिल बैसाखिया, श्यामलम कला साहित्य संस्कृति एवं भाषा के लिए सादर आपको समर्पित करती है। धन्यवाद को श्रीफल, शॉल, पुष्प और 2100 रुपए की नगद राशि सम्मान पत्र से सम्मानित करने का कष्ट करें और सभी तालियों के द्वारा उनके इस सम्मान की अनुमोदना करने का कष्ट करें। तालियों थोड़ी सी बस्ती रहना चाहिए। और ये सम्मान है आपका, मैं तो कहूंगा ये लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान है। ये कुंतपुरी जी ने उनको स्वागत किया। सभी लोग पुनः तालियों के द्वारा उनका स्वागत करने का कष्ट करें। और सम्मानीय सुश्री संध्या सरवटी जी से आग्रह है कि वह मंच पर आकर आभार उद्बोधन के रूप में अपनी बात रखने का कष्ट करें। संस्था के रूप में है, लेकिन हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सागर के नगर प्रचारक एवं मकोनिया खंड के खंड प्राचार्य श्रीमान मनोज जी भाई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं।
माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन। आज के मंचासीन अतिथि सभागृह में उपस्थित सभी श्रोतृवृंद को सस्नेह अभिवादन करती हूँ। उसी के साथ आज के एक गरिमामय कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजनकर्ता श्यामलन संस्था शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय दोनों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। और श्यामलन संस्था के उमाकांत भाई हैं जो नित्य नवीन नूतन कार्यक्रम करते रहते हैं और सबको प्रोत्साहित करते हैं, ये उनके गुण विशेष हैं। और उसी के कारण इसमें आज मराठी का जो सम्मान मुझे मिला है। और जैसे अपने यहाँ मुख्य वक्ता ने कहा कि पितर पक्ष चला है, तो मैं यही कहूँगी कि वास्तव में आज जितने पितर कहते हैं यहाँ आते हैं तो सभी हमारे भी पूर्वज आए ही होंगे। उन्हीं का आशीर्वाद, आई बाबा का आशीर्वाद और मेरे परिवार के भाई बहनों का स्नेह प्रेम से आज मैं ये कार्य करने में सफल हुई। और आज जो सम्मान मिला वो उनके प्रेम और सहयोग का है, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी का प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, साधुवाद प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय सुश्री संध्या सरवटे जी। मराठी बहुत प्यारी भाषा है। उसमें जो मैंने सीखा, हिंदी भाषा के लोग जब घर से जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि मैं जाता हूँ, और मराठी वाले ये कहते हैं मी येतो, मैं आता हूँ, मतलब मैं जा रहा हूँ तो लौट के आऊँगा। तो हर भाषा का अपना महत्व है। और सम्मान की द्वितीय श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री मुकेश तिवारी जी को। आप आए और श्री घनश्याम भारती जी, जिन्हें निर्मल सहायता अलंकरण 2025 से नवाजा जा रहा है, उनके जीवन परिचय को हम सभी को देने का कष्ट करें। धन्यवाद। मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को यथायोग को प्रणाम करते हुए हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए डॉक्टर घनश्याम भारती जी का जीवन परिचय का वाचन करता हूँ। डॉक्टर घनश्याम भारती जी का जन्म 16 जुलाई सन 1976 को हुआ। आपकी शैक्षणिक योग्यता MA हिंदी, B.Ed एवं आपने डॉक्टर हरिशन गौर विश्वविद्यालय सागर से हिंदी साहित्य में PhD की उपाधि प्राप्त की है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2005 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप चयनित हुए। आपके 60 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में एवं अनेक अध्याय पुस्तकों में प्रकाशित हैं। आपकी प्रकाशित पुस्तकों की लंबी श्रृंखला है। आपके लेखन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अतुल्य भारत, संस्कृति और राष्ट्र, महात्मा गांधी का समग्र जीवन दर्शन, महामारी कोरोना एक रहस्य, साहित्य में पर्यावरण विमर्श, समय समाज साहित्य, स्त्री विमर्श, साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, आपदा प्रबंधन और संचार माध्यम, साहित्य में राष्ट्रबोध सहित समस्त विषयों को आपकी कलम ने बखूबी प्रकाशित किया है। आपने वार्षिक पत्रिका सृष्टि के 13 अंकों का संपादन किया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका मौन गूंज जो जर्मनी से प्रकाशित होती है, इसका संपादन आपने किया है। त्रैमासिक समाचार पत्र न्यूज लेटर का भी आपने संपादन किया। सम्मान की श्रृंखला में 20 से अधिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अनेक सम्मानों से आप अलंकृत हैं। आपने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं में संयोजक और कई संगोष्ठियों में सहभागिता की है। आपकी उपलब्धि देश के प्रतिष्ठित भाषाविद समीक्षक डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे जी द्वारा नई पीढ़ी के सारस्वत हस्ताक्षर डॉक्टर घनश्याम भारती
नामक पुस्तक का संपादन किया गया है। दूसरी उपलब्धि दिल्ली की प्रख्यात लेखिका पूजा शर्मा, युग प्रवर्तक रचनाकार डॉक्टर घनश्याम भारती पुस्तक का लेखन पीएचडी परीक्षक के रूप में किया गया है। संप्रति सृष्टि पत्रिका के प्रधान संपादक तथा शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गढ़ाकोटा सागर मध्य प्रदेश में हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में आप कार्यरत हैं और महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर मध्य प्रदेश के हिंदी विषय की पीएचडी के आप शोध निर्देशक हैं। आपका संपर्क विद्यापुरम एक्सटेंशन, बटालियन रोड, मकरोनिया सागर। दूरभाष भी मैं बोले देता हूँ, जो संपर्क करना चाहें जिनके पास नहीं होगा, 9 इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में 9893747806 9893747806। धन्यवाद। मैं जीवन परिचय के बाद डॉक्टर घनश्याम भारती जी से आग्रह करूंगा कि वह मंच के सम्मुख आ जाएं और उनके अभिनंदन पत्र के वाचन के लिए मैं कभी डॉक्टर नलिन निर्मल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अभिनंदन पत्र का वाचन करें। धन्यवाद प्रोफेसर अमर जी। मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। श्यामलम निर्मल चंद निर्मल स्मृति निर्मल साहित्य अलंकरण समारोह पुरस्कार 2025 सम्मान पत्र डॉक्टर घनश्याम भारती जी, प्राध्यापक हिंदी, शासकीय उत्कृष्टता स्नातकोत्तर महाविद्यालय गढ़ाकोटा मध्य प्रदेश। डॉक्टर घनश्याम भारती संपूर्ण आस्था के साथ मां सरस्वती की आराधना कर हिंदी साहित्य की शाश्वत चेतना को जीवंत बनाए हुए हैं। आपकी 50 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। रांगे राघव के कथा साहित्य में लोक जीवन, समय समाज साहित्य एक परिशीलन, सत्य से साक्षात्कार के कवि निर्मल चंद निर्मल से लेकर भाषा और साहित्य शिक्षण, विश्व साहित्य में श्री राम, मध्यकालीन हिंदी साहित्य, ऊर्जा संरक्षण, चुनौतियां और समाधान, आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, नई शिक्षा नीति 2020, विविध आयाम आदि आपकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। पत्रिका सृष्टि के 13 अंकों का संपादन व अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका मौन गूंज, जो कि जर्मनी से प्रकाशित होती है, का संपादन आपने किया है। यथार्थ हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, रुचि, समर्पण, उत्साह व सम्मान के परिप्रेक्ष्य में श्यामलम संस्था आपको निर्मल चंद निर्मल स्मृति निर्मल साहित्य अलंकार 2025 प्रदत्त करते हुए हर्ष का अनुभव व गौरव का अनुभव करती है। आपके स्वस्थ, सुदीर्घ, सुखी, कर्मशील, सृजनशील, यशस्वी जीवन की मंगल कामना सहित सादर। श्यामलम कला, साहित्य, संस्कृति एवं भाषा के लिए संरक्षक प्रोफेसर सुरेश आचार्य जी, अध्यक्ष श्री उमाकांत मिश्र जी तथा सचिव कपिल बैसाखिया जी। एक सम्मान श्यामलम संस्था के द्वारा श्याम भारती जी को। श्यामलम संस्थान जब किसी को सम्मानित करती है तो आप ये मान के चाहिए कि वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनके लिए बन जाता है। बहुत सही। आज मुझे लगता है शहर हिंदी भाषा, हम कहते हैं देश विदेश की भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा ब्रह्मांड की भाषा है। जब 2 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा जी से पूछा गया कि आपको भारत वहां से कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ब्रह्मांड में भी इस भाषा की गूंज रही है। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कष्ट करें। 2 मिनट का समय उन्हें दिया गया है। लिखा 3 मिनट है, लेकिन 2 मिनट का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब सम्मान होता है तो आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं
कई जगह सम्मान हेतु गया हूँ, ऐसे ही मुझे अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे ही विद्वान बैठे रहते हैं। आज श्यामलम के द्वारा यह सम्मान मुझे दिया गया, इसके लिए मैं सम्मानीय श्यामलम के अध्यक्ष उमाकांत मिश्र जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि इनसे मेरा जो संबंध है बहुत पुराना है और दादा निर्मल जी से भी बहुत पुराना संबंध है। और उन पर जो अभिनंदन ग्रंथ निकला था उसमें भी मैं एक संपादक के रूप में था। तो जितने भी साहित्यकार बैठे हुए हैं इन सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी सम्मान समारोह में पधारे। और श्यामलम को मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि श्यामलम ने मेरे निबंध संग्रह जो मेरा निकला था चक्रव्यूह, लगभग कुछ वर्ष पहले उसका भी विमोचन किया था। तो साहित्य कार्यक्रम करते रहते हैं और पूरे नगर में चर्चा का विषय है, पूरे देश में चर्चा का विषय है कि ये साहित्यिक काम यह संस्था कर रही है और हम सभी को इस संस्था को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी करना चाहिए। और मैं जितने भी मंचासीन अतिथि विराजमान हैं, डॉक्टर आनंद तिवारी सर, मैं आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय तिवारी जी कुलाधिपति जी विराजमान हैं, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अरुण दुबे जी के प्रति भी जिन्होंने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना की है, उनके लिए भी आभार व्यक्त करता हूं। और कुशल संचालन कर रहे हमारे वरिष्ठ प्राध्यापक सर जो बैठे हुए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और पुनः जो सभागार है उस सभी सभागार को मैं अपनी आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और मैं सभी साहित्यकारों से ये अपेक्षा करता हूं कि सभी को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। श्यामलम संस्था ये काम करती है कि आगे हमेशा, क्योंकि मैंने अभी पुस्तक मेला में अपनी पूरी पुस्तकें तो नहीं, 20-25 पुस्तकें ही मैंने अपनी रखी थी और उनका अध्ययन बखूबी सर ने किया और मुझे कई वर्षों बाद इस मंच पर आने का अवसर दिया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी हिंदी साहित्य का जो इतिहास निकला, शायद सागर में अभी पहली बार निकला है ग्रंथ। मैडम बैठी हुई हैं सामने विराजमान है मैडम, उन्होंने मेरी पुस्तक की समीक्षा की और अखबार में उसे प्रकाशित कराया। ऐसे ही डॉक्टर शरद सिंह मेरे समक्ष विराजमान है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे आगे बढ़ाने में मैडम का बड़ा योगदान है। पिंपलापुरी मैडम भी बैठी हुई हैं, इन सभी का मुझे आगे बढ़ाने में बहुत योगदान है। और जब मैं गराकोटा में अभी था तो कई बार इन लोगों को मैं साहित्यिक चर्चा हेतु ले गया, निर्मल दादा को भी मैं 2-3 बार ले गया, बड़ा आनंद आता था। और सर तो जाते ही रहे मेरे यहाँ और सभी लोग गराकोटा में जाते रहे और इनका मार्गदर्शन सदा मुझे मिलता रहा। और मैं हमेशा विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि आप विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे तो आपको ज्ञान अवश्य मिलेगा। इसलिए जितने भी अध्यापक हैं उनको विद्यार्थियों को अवश्य पढ़ाना चाहिए और विद्यार्थियों तक अपनी पुस्तकें भी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी ही अध्ययन करने वाले होते हैं। और मैंने विद्यार्थियों की डिमांड पर हिंदी साहित्य का इतिहास भी संपादित किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बातें तो बोलने के लिए बहुत हैं, लेकिन समय बहुत कम पड़ जाता है। एक संगोष्ठी सागर यूनिवर्सिटी में थी, उस समय मैडम भी थी, तो मुझे कहा था सर आपको 1 मिनट बोलना है। तब फिर मैडम ने कहा कि आप बोले क्यों नहीं, आपको तो इतने बड़े वक्ता के रूप में यहाँ बुलाया गया राष्ट्रीय सेमिनार में, आप बोले क्यों नहीं। तो मैं मैडम को कुछ जवाब नहीं दे पाया। मुझसे कहा गया कि सर आपको 1 मिनट बोलना है। 1 मिनट में कोई क्या बोल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी आपने मुझे 2-3 मिनट बोलने का अवसर दिया। मैं पुनः आप सभी का कृतज्ञता सहित आभार व्यक्त करता हूं। और श्यामलम संस्था के लिए जो आगे साहित्यकारों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनके प्रति, उनके अध्यक्ष के प्रति मैं पुनः कृतज्ञता और आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। आज का हमारा कार्यक्रम जैसा कि जारी है और मुख्य अतिथि का संबोधन हमारे बीच में आए, उसके पूर्व मैं श्यामलम अध्यक्ष आदरणीय उमाकांत जी मिश्र से निवेदन करूँगा कि हमारे सब अतिथियों को एक कलम देकर उनको
कलम के द्वारा सम्मान करें और एवं आज के कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे अमर कुमार जी का पुष्पहार से स्वागत करें। आदरणीय अजय तिवारी जी को कलम सौंपते हुए मैं आकर कहूँगा कि आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता श्री तिवारी जी को कलम सौंपें और हमारे आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय चंचला जी को भी सौंप रहे हैं और उसके बाद एक पुष्पमाला और कलम के साथ मेरे भाई अमर जैन जी के स्वागत के लिए भी उनको चाहूंगा कि वो यहाँ पे आए और उनका स्वागत करें। ये कुछ नवाचार कर रहे हैं सम्मानीय उमाकांत जी। मैं मुख्य अतिथि को आमंत्रण के लिए बुलाऊं, लेकिन उसके साथ उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो मुख्य वक्ता थे सम्मानीय आनंद तिवारी जी 3 वेदों के ज्ञाता है वो, आप भी 3 वेदों के ज्ञाता हैं। उनने 12 मिनट से 22 मिनट का समय लिया, 10 मिनट, अब आपके पास 2 मिनट बचे हैं। आइए आइए, मजाक कर रहा था, आप आइए। अरुण गोयल को आप आइए और सरस्वती वंदना की प्रस्तुति आपने दी और आपका भी सम्मान कलम और सम्मान के फूलों से किया जा रहा है। आप भी कलम के सिपाही हैं और आपका सम्मान कलम के द्वारा किया जा रहा है। और अब मैं आमंत्रित करता हूं सम्मानीय डॉक्टर अनिल तिवारी जी, कृपया आप आए और अजय तिवारी जी और आए और मुख्य अतिथि के वक्तव्य के रूप में 12 मिनट में अपनी बात रखें। अमर भैया, आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में जो कि हमारे सागर की ख्यात संस्था है और उस संस्था के प्रति मेरे हृदय से बहुत अच्छे भाव हैं, क्योंकि उसको संचालित करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वो सभी साधु बना है। हमारे उमा भैया, रमाकांत भैया, कपिल भैया और जो भी श्यामलम संस्था के सदस्य हैं, उनके भाव बड़े साधु बना, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही धन्यवाद देता हूँ हमारे बीच विद्वान तो है, परंतु जब मैं उनको देखता हूँ तो सोचता हूँ कि क्या ये आर्मी में थे या ऐसी इनकी कदकाठी है, चौड़े कंधे एक योद्धा जैसे हैं, परंतु जब बोलते हैं तो लगते हैं कि इनका हर एक विषय में गहराई तक इनका अध्ययन है। ऐसे संस्था के प्रमुख है प्रोफेसर आनंद तिवारी जी। जब मैं बात भी करता हूं तो हर एक विषय के वो ज्ञाता हैं और बोलते हैं तो चाहते हैं कि किन किन विषयों को, किन किन बिंदुओं को उठा के और पूरे ज्ञान के सागर को बिंदुओं के रूप में ऐसा विसंचन कर दिया जाए, ऐसी भावनाओं के साथ बोलते हैं। मुझमें एक भगवान ने बड़ी खूबी दी है कि शब्दों के पीछे परखना और लोगों को परखना और जानने की विलक्षण शक्ति पता नहीं भगवान ने क्यों दे दी है। किसी के भाव को पढ़ना, उनके चलने की तरीके से पढ़ना, जानना, ये सब चीजों को मैं जान लेता हूँ। हमारे साथी हैं, हमारे साथ पढ़े हैं अमर भैया जी, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के प्रोडक्ट हैं, परंतु फिर भी वो नाम भूल जाते हैं क्योंकि उनको कुछ और याद आ रहा है, घर की याद आ रही है। आज रविवार है तो उनको विस्मृति हो रही है। और मैं तो बड़ा संकोची स्वभाव का हूँ, मंच पर बैठना मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो सामने श्रोता बनना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वहां से देख और सुन पाता हूँ, फ्रीनेस भी है, कैसे बैठे, स्वतंत्र भी हूँ। सॉरी, अंग्रेजी शब्द बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
स्वतंत्र भी हूँ सामने बैठकर, और जो जिनके आदत में है सुनाने की बात, कि वो सुनाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उनके सम्मुख बोलना बहुत दुरह और कठिन कार्य है। हमारे सम्मुख सागर के जितने भी विद्वानगण बैठे हुए हैं, जिनके एक एक जिनके नाम मैं लूंगा तो बहुत समय लेगा, समय के बंधन में न बांध दिया है, और व्यवस्थाओं की जो कठपुतली है वो बनना ही पड़ता है, व्यवस्थाओं का आदर करना पड़ता है। तो इसलिए क्षमा चाहना, मैं सभी आप लोगों को, श्रोतागणों को प्रणाम करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि जो मैं आपको बताऊं या बोलूं हिंदी दिवस पर वो सूर्य को सूरज दिखाने जैसा होगा, आप लोग इसमें सभी जानते हैं। परंतु मैंने बैठे बैठे कुछ चीजें लिख ली, अभी बैठे बैठे ही लिख लिया। हिंदी भाषा हमारी पहचान है, हिंदी हमारी आत्मा की भाषा है, हिंदी हमारी शान है, इसमें हमारी स्मृतियां हैं, यादें हैं, हमारे बुजुर्गों की सलाहें हैं, दोस्तों की मस्तियां हैं, इसमें हमारी सोच है, हमारी संस्कृति है, इसमें हमारी संस्कृति समाएगी, हमारा पुरुषार्थ भी इसमें है, और तो और हमारी धन संपत्तियों की गणना भी इसी में, इसी भाषा में है। प्रयास करें कि हिंदी में बोलचाल का हम ध्यान करें। इसमें हमारा ध्यान है, ज्ञान है, विज्ञान है, तप है, साधना है, हमारी पूजा है, विधान है, हमारी पहचान है, और हमारे परिणाम भी इसी में है, हमारी शान है, सब कुछ तो इस हिंदी में है। हमारा देश भी तो इसी में समाहित है, फिर हमारे देश की भाषा क्यों नहीं है? आंकड़े भले ही आ रहे हैं कि हम 61 करोड़ लोग बोलते हैं, परंतु मेरा अनुमान है कि 75 से 80 करोड़ लोग, इस देश के लोग हिंदी को बोलते हैं। किसी देश की भाषा में अगर 50% से ज्यादा लोग उस भाषा को बोलने लगे तो वह देश की राष्ट्रभाषा बन जाती है। ये हिंदी के साथ ही अत्याचार क्यों, ये हिंदी के साथ ही अन्याय क्यों, और हिंदी के साथ ही ये राजनीति क्यों? क्योंकि हमारे जो संविधान की धारा है 343 का अनुच्छेद में इसको राजकीय भाषा क्यों कहा, इसको राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहा? ये लड़ाई झगड़े क्यों? हिंदी से ही अन्य भाषा निकली है। हम देखते हैं कि मराठियों के डंडे क्यों पड़ते जब हिंदी बोलते हैं। तमिलनाडु में जाते तो ऑटो चालक जब हिंदी में पूछते तो क्यों नहीं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता? ये इतनी इससे दुश्मनी क्यों? हम सब लोग हिंदी के साधक यहाँ बैठे हुए हैं, हिंदी की हम साधना करते हैं, सब साधक हैं। श्यामलम संस्था भी बहुत सारे कार्यक्रम करती है, और मैं ऐसा मानता हूं कि नूतन काम आगे होते चाहिए, कुछ नवीनता आना चाहिए। इस कार्यक्रम के बाद मुझे अभी विचार आया कि इस कार्यक्रम में हम बैठे हैं, एक ऐसा दीप आज क्यों ना यहाँ से जलाया जाए, क्यों ना यहाँ पर एक ऐसी शपथ ली जाए कि हम सभी एक प्रयास करें, राष्ट्रपति के नाम से एक ज्ञापन भेजें कि इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। क्यों ना एक दीपक जलाएं और दीप से दीप जलते जाएं। आज से क्यों ना हम इसमें बैठे हुए हैं कि अपनी कलम की शक्ति से, अभी ध्यान आया अमर जी ने कहा कि कलम के सिपाही हैं, हमारे समधी साहब हैं अरुण दुबे जी, अरे वो कलम के सिपाही बन गए, तो उनको मालूम था कि बंदूक की गोली तो निश्चित दूरी तक जाती है, जो कलम से निकली है जो भाव है कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाए। वो डीएसपी से रिटायर्ड हुए, उनके अस्त्र और शस्त्र तो वही थी, बंदूकें थी, परंतु वो कलम तरफ आ गए, वो सिपाही थे। बोली से भाषा बनती है, बोली जब समृद्ध हो जाती है तो भाषा में परिवर्तित हो जाती है। आप जैसे साधक किसी बोली के साथ लग जाते हैं तो वो भाषा बन जाती है। एक हिंदी को भाषा बनाए 1000 वर्ष हो गए हैं, परंतु उन साहित्यकारों को याद करें जिन्होंने की साधना से बहुत भाषाएं थी। यूपी में अगर ब्रज और अवधी बोली जाती थी, बनारस में जाती थी तो भोजपुरी मुख्य हो जाती थी, इस तरफ जाती तो हरियाणवी और पंजाबी भी आती थी। कबीर के उसमें सभी मिलते हैं, ब्रज मिलती है, अवधी मिलती है, राजस्थानी मिलती है, हरियाणवी मिलती है, पंजाबी भी मिलती है। उनकी जो साकी करके उनका एक वो है, उसमें तीनों भाषाओं का उनका उल्लेख है। तो जब हमने इसको बोली से भाषा में बदल दिया और अपनी बोलियों को अपनी जेब में रख लिया, बुंदेली बोली की हम बात नहीं करते, हिंदी की बात करते हैं। अगर बात हो जाए, इसमें तो आया है एनईपी में, जो हमारे इन्होंने पूर्व के वक्ता ने अनंत तिवारी जी ने कहा है कि जो हमारी प्राइमरी शिक्षा है वो मातृभाषा में आना चाहिए। एनईपी आई, हालांकि एनईपी बोल देते हैं राष्ट्रीय
एजुकेशन पॉलिसी योजना 2020 नाम है उसका, 2020 में लागू हुई है। उसमें ये आ गया है कि जो प्राइमरी की जो भाषा है वो मातृभाषा में हो, हिंदी की बात नहीं हुई, जो मानव शिकाई भाषा है उसी में पढ़ाई हो, तो वो उसका जो चिंतन है जीवन पर उसी भाषा में बनता है। ये आ गया है। उसी का विरोध अभी राजनीतिक विरोध महाराष्ट्र में हुआ था कि साहब आपने क्यों कह दिया हिंदी, परंतु वो ऑप्शनल कर दी है। ऑप्शनल मतलब उसमें अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। वैकल्पिक लोगों से कहा है कि आप रखें, परंतु आग्रह है अभी सरकार का कि मातृभाषा में हो। आपने भी कहा कि शब्द बहुत कीमती है, तो एक संकल्प लिया कि तौल मोल कर बोल, इसका अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। और मुझे अभी भी ज्ञात हुआ कि जीवन में धन और संपत्ति सबसे ज्यादा कीमती है शब्द, क्योंकि शब्द से सब आप धन संपत्ति भी बना सकते हैं और सब अपना विध्वंस भी कर सकते हैं। अभी बैठे बैठे मुझे ज्ञात हुआ। क्या जाता है आपका किसी से अच्छे से आत्मीयता से आग्रहपूर्ण बोलने से एक मधुर रिश्ता ही तो बनता है, और वो मधुर रिश्ता बनाने के लिए क्या है, शब्द है। और जब शब्द खत्म हो जाए, तो आप ही ने बताया कि मौन या निशब्द हो जाए तो वो सबसे बड़ा शब्द हो जाता है, क्योंकि निशब्द ही परमात्मा है। अगर नाद ब्रह्म है तो निशब्द भी ब्रह्म है। थोड़ी सी बात करते हैं। सरकार का बहुत सारा आग्रह है। सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का एक बजट है, एक पैसा इसमें दिया है, जिसमें अनुवादकों की आवश्यकता है। हमारा जो भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, वो हमारे भारतीय भाषाओं में ट्रांसफर होना है। अभी सिर्फ अनुवादक आ रहे थे हिंदी से अंग्रेजी वाले, अब हमारा जो हिंदी का ज्ञान है, आपसे भी आग्रह है, आपका साहित्य है, हमारे बीच में बैठी हुई हैं आज की जो सम्मान पाई श्री संध्या सरवटी जी, कि वो हमारा उसमें महाराष्ट्री में लिख दें, उसको मराठी में लिख दें। दूसरे हमारी वो चंद्रा दवी जी बैठे उसको गुजराती में लिखें, हम दूसरे भाषाओं में उसको डालें। सरकार ने एक वो बनाया है, क्लाउड कंप्यूटिंग अम्ब्रेला बनाया है, सभी नॉलेज उस पर डाला जा रहा है, सभी नॉलेज सिस्टम बढ़ाया जा रहा है। उसके लिए बहुत सारा भी फंड आया है कि सभी नॉलेज उस पर डाला जाए और सभी उससे ले जाए। मैं तो सीख नहीं पाया जीवन में, चाहता था कि कविता लिख लूं। यदि जो कविता लिखते हैं सभी काव्य में है, क्योंकि कविता में ही तो है वो, कविता में ही तो वो है, नूतनता है, नवीनता है, यौवनता भी है उसमें, उसमें करुणा है, उत्साह है, आनंद है, ओज है उसमें, जोश भी है, प्रार्थना भी है उसमें, वंदना भी है उसमें, निवेदन भी है, नृत्य भी है और उमंग भी है कविता में। मैं कर नहीं पाया, चाहता हूं अगले जीवन में जरूर करूं कि ये चीजें के भाव हमारे मन से निकल आए। कार्यक्रम में हम बैठे हैं, मंच के सामने भी बैठे हुए हैं। मेरा एक आग्रह और था, श्यामलाल संस्था बहुत सारे काम कर रहे हैं, इसका रिकॉर्ड अवश्य बनना चाहिए, जिसको 50 वर्ष आने वाले लोगों को पता चले कि हमने क्या क्या कार्यक्रम किए थे। बहुत अच्छी बात है मुकेश जी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेखन भी करें और उसका बाद में समाहार भी करें। हर एक कार्यक्रम के अगर संक्षिप्त का बन के मिले और उसका भी हम कार्यक्रम करें इस कार्यक्रम का, तो वो भी अच्छी बात है। कार्यक्रम अगर 2 वे हो जाए, सिर्फ आवश्यक नहीं कि मैं और यही बोले, हमसे विद्वान लोग बैठे, उनके अगर 2-2 मिनट में विचार लिए जाएं, 2 सत्र का अगली बार रखना चाहें तो मैं उसमें मदद करूंगा कि लोगों के विचार भी उसमें आए। लोग कहना चाहते आज हिंदी दिवस पे, परंतु आप लोगों ने जो कहा वो नहीं सुना, तो ये कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। इसलिए कार्यक्रम बैठे बैठे विचार आया कि 2 वे होना चाहिए। और एक विचार और आया, आप जब चंचला दुबे जी उतर रही थी तो तुरंत मन में विचार आया कि सुरेशाचार्य जी हमारे बीच में नहीं है और वो भी बीमार है। तो जो विद्वान है जिनके शरीर कृशकाय हो गए, वो शरीर तो कृशकाय हो गए, परंतु उनके बीच में जो अनुभव की खान है और हम उनसे दूर हो गए। क्यों ना ऐसा, जैसे हमारे यहाँ होता है कि हम रामायण के पाठ घर घर करने जाते हैं, तो क्यों ना ऐसे दिन हो कि हम उनके घर जाएं और उनसे कुछ संस्मरण सुने, तो एक आत्मीयता के भाव आएंगे और एक श्यामलाल परिवार बदल जाएगा, परिवार में बदल जाएगा, समाज में बदल जाएगा। वो भी घर बैठे हैं, कहना चाहते हैं परंतु आ नहीं पा रहे कहने के लिए, तो उनके पास जाए। आपने एक उमा भैया ने कहा था कि हम मराठाओं का शासन था, मुझे भी जिद ऐसा हुई कि मराठाओं का शासन क्या था। सुरेशाचार्य जी से मैंने बैठा बात करते हुए कि मराठाओं का कैसे हुआ, तो जब ये मस्तानी फिल्म नहीं आई थी उसके पहले उन्होंने बताया
कहने लगे कि जैतपुर का एक युद्ध हुआ था। जैतपुर ने स्थान भी बताया है कि वो टीकमगढ़ और छतरपुर के बीच में है, वहाँ का एक किला था, वहाँ उसका मुगल का उसका नाम मैं भूल गया हूँ, अभी नहीं आ रहा, उसने हमला किया और घेर लिया। तो मदद के लिए मस्तानी, छतरपुर के आगे गड़ी मलायरा स्थान है, वहाँ छत्रसाल वो जीता हुआ था, एक मुस्लिम शासक था, उनकी पत्नी से वो उत्पन्न हुई थी मस्तानी। वो गई थी घोड़ा से मदद लेने के लिए, मदद के लिए उन्हें शादी की। और बुंदेलखंड का वो कहते हैं बाजीराव पेशवा कि मेरा खर्चा बहुत बढ़ गया है, मैं आ तो गया वो आपके आकर से, परंतु खर्च बहुत है सेना का, तो हमारा 25% बुंदेलखंड का छत्रसाल ने 54 भर, उन्होंने कहा 54 भर हिस्सा उनको पेशवा को दे दिया था, जिसमें सागर दमोई छतरपुर भी है। तो वो यहाँ के शासक बने। वो संस्मरण मैं पढ़ने में तो याद नहीं रहा, बंधु जब उन्होंने सुनाया तो वो याद था, वैसे उनसे मैंने किससे वो संस्मरण सुने हुए हैं। तो ये चीजें बहुत हमें ज्ञान का वर्धन होता है जो पढ़ने से नहीं होता। हमारी सागर की धरती बहुत उर्वरा शक्ति है, यहाँ से बहुत बड़े विद्वान और बहुत से कवि निकले हैं, अभी भी निकले हैं, अभी भी निकलते आ रहे हैं। लेकिन सबके लिए भी कोई एक ऐसी व्यवस्था बने कि सबके जो भी साहित्य लिटरेचर्स हैं वो कहीं ऐसी लाइब्रेरी में एक स्थान में रखे जाएं। और हमारे यहाँ के जो चमकते हुए कवि हैं सितारे पद्माकर जी, बहुत पुराने, उनकी भी कुछ जयंती या कार्यक्रम मनाए जाए, उनका साहित्य भी संग्रहित करके रखा जाए। श्यामलाल संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, कहना बहुत सरल है, परंतु आग्रह है सभी लोग हैं जो धन का अर्जन नहीं करते हैं वो सरस्वती की साधना करते हैं, और सभी काम करने के लिए लक्ष्मी योग है, लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है, परंतु छोटे छोटे प्रयास से बड़े बड़े कार्य भी संभव हो जाती है। सिर्फ बात यह है कि संकल्प शक्ति की बात है। और मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बोलने बड़ा संकोच करता हूँ, मैं पूरे देश में जा रहा हूँ, किसी चीज का एक रिसोर्स पर्सन हो तो वो 90 मिनट देते हैं, तो मुझे 3 दिन नींद नहीं आती कि 90 मिनट क्या बोलूंगा, 90 मिनट क्या बोलूंगा। और मैं इस निवेदन में लगा रहता हूँ कि शरीर 25 मिनट कर दूंगा, 90 मिनट तो बोलना बहुत कठिन है, कैसे 90 मिनट बोलूंगा, कौन सुनेगा 90 मिनट की, नहीं वो 2 दिन तो 90 मिनट का हूँ। फिर 90 मिनट का क्या होना है, पहले जब 90 मिनट बोलोगे ना तो 15 मिनट का भी दिमाग में रहेगा आज के, बाकी तो 25 मिनट का निकल जाता है, क्योंकि दिमाग में बहुत सी बातें आ रही जा रही। और मैं प्राण जो सृष्टि में ब्रह्मांड है उसका रिसोर्स पर्सन हूँ कि प्राण कैसे धारण किए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं, क्या होता है, उसके बारे में बताता हूँ। एक चरित्र प्रमाण व्यक्तित्व विकास का एक पंचकोशीय अवधारणा है, साधना है, उसमें 5 कोश हैं, उसमें जो सभी कोशों का मैं उसमें बनाया है मैंने सिस्टम, परंतु प्राण के बारे में मैं बताता हूँ कि प्राण की क्या ताकत रहती है। और मैं एजुकेशन फील्ड में था, जिंदगी में मैंने शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं किया, कर सकता था, बहुत बड़ा बिजनेस व्यापारी भी बन सकता था, बहुत सारी, परंतु आनंद इसी में आ गया। तो मेरा समय पूरा हो गया है, सभी से क्षमा मांगते हुए कि मैंने आपका समय लिया, सबसे कीमती समय है कि मैंने आपका समय लिया, और आपको धन्यवाद देता हुआ कि आप सभी ने मेरी इन बातों को सुना, क्योंकि मैं सुनाने के योग्य नहीं हूँ, कहने के योग्य नहीं हूँ। उन्हीं ने मुझे ये भी सिखाया है कि पोडियम पर जाके वही खड़े हों जिन्होंने वो बोलने की साधना की हो, तभी वो सभागार में असर होता है। अगर आपने वो नहीं कहा, किया नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारा है, और आपने पोडियम पर जाके बोल दिया, तो उस बोलने का कोई असर नहीं होता है। दूसरी बात, मुझे एक बात और ध्यान आई, जब कोई साहित्य हम किसी दूसरे के लिए लिखते हैं, किसी दूसरे के लिए लिखते हैं, तभी कोई दूसरा पढ़ता है। जो साहित्य आपने अपने लिए लिखा उसको कोई नहीं पढ़ता है, वो आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है लिखने वालों से कि जब लिखें और ध्यान करें कि समाज या किसके लिए लिख रहे हैं, जरूरी नहीं कि कलम उठाई और लिख दिया। अगर हम किसी दूसरे के लिए लिखते हैं तो वो गाया जाता है, पढ़ा जाता है और समाज में फैल जाता है। मैंने कोई जीवन में कोई चीज लिखी तो नहीं है, लिखने का मन बहुत करता हूँ, परंतु जैसे ही कलम लिखाता हूँ तो मैं प्रश्न खुद से करता हूँ कि मैं क्यों लिखूं, क्यों लिखना चाहता हूँ। क्या मैं अपने अहम को बढ़ाना चाहता हूँ? मेरा अहम जिस दिन विलगित हो गया या अहम जिस दिन खत्म हो गया, तभी तो हम मनुष्य बन पाएंगे। तो मनुष्य बनने के लिए मैं लिखूं क्या बात हूँ, क्या लिखूं? तो फिर मैं अपनी डायरी में अपने लिए ही लिख लेता हूँ। 2 दिन के जो अनुभव और सार रहते हैं उसका निचोड़ में अपनी डायरी में लिख लेता हूँ। जब उसको पलट के मैं देखता हूँ कि मैंने 15 साल पहले क्या लिखा था, तो वो मुझे लगता है विलक्षण लिख दिया। पेन मुझे
बहुत कीमती है। ये पेन मेरा 3 वर्ष पुराना है, ये घिस गया। और मुझे जहां तक ध्यान है कि मैं 50 वर्षों से बगैर पेन और बगैर घड़ी के घर से आज तक निकला नहीं। शर्ट पहनूंगा तो पेन मेरे इसमें रहेगा, और पेन मैं किसी को देता नहीं हूँ। देता हूँ तो बड़े भैया पेन पटन कर रख लेता हूँ, और वो समय लगता है उसके पीछे पीछे घूमने में, गया पेन वापस मिल गया। इसलिए पेन बहुत कीमती है, क्योंकि मैं शिक्षक के क्षेत्र में था और आपने ये बहुमूल्य चीज दी है जो सब चीजों से मूल्यवान है। मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आपको सादर नमन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे सुना। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर भैया को भी धन्यवाद। समय ज्यादा हो गया होगा तो उसके क्षमा। ऐसा जब मंच संचालन करते हैं तो तिवारी जी कहना पड़ता है, हालांकि कोई वक्ता छोड़ता नहीं है। सम्मानीय तिवारी जी ने अभी एक बात कही जो बहुत अच्छी लगी कि वो लिखना चाहते हैं। उन्होंने जो अभी पढ़ा है वो अगर वो लिख दें तो कविता से ज़्यादा अच्छा उनका प्रभाव पड़ेगा। वो कविता में ही लिखा है आपने, अब आप उसको अगर शब्दों को छपवा दें तो वो कविता की एक डायरी आपकी बन जाएगी। दूसरा, सम्मानीय तिवारी जी हमेशा ये प्रयास करते हैं कि वो मंच से दूर रहें, ये सही है, और बोलने से भी परहेज करते हैं, लेकिन वो अच्छा बोलते हैं तो हम लोग ले आते हैं उनको यहाँ पर, तो इसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं सम्मानीय डॉक्टर चंचला दबे मैडम, जो हिंदी साहित्य की गुजारन है और जिन्होंने काफ़ी साहित्य अर्जन किया है, गुजराती में भी किया है, हिंदी में भी किया है, और निश्चित रूप से उनके वक्तव्य जो है वो सामान्य से अलग होते हैं। जैसे कल उन्होंने आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज में वक्तव्य दिया था कि हिंदी की जितनी पूजा भारत में नहीं होती है उतनी विदेशों में होती है। आइए और अपना उद्बोधन हम सभी के बीच में। नमस्कार। मैं अजान भरती मस्जिद में मंदिर में मैं करूं अर्चना, मंदिर में मैं करूं अर्चना, गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन, गिरजे घर में करूं प्रार्थना, गिरजे घर में करूं प्रार्थना, धर्म अलग पर हिंदी को नमन हमारा एक है, हिंदी को नमन हमारा एक है। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस हमारी भाषा की विलक्षणता का उत्सव है। उस विलक्षणता का महान पर्व मनाने के लिए हम यहाँ पर श्यामलम संस्था एवं कन्या शासकीय महाविद्यालय के संयुक्त संयोजन में मना रहे हैं, जो प्रतिवर्ष एक व्याख्यानमाला एवं हिंदी साहित्य सेवी सम्मान आयोजित करते हैं। आज मुख्य अतिथि स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर अजय तिवारी जी, प्रमुख वक्ता शासकीय कन्या महाविद्यालय सागर के प्राचार्य डॉक्टर आनंद तिवारी जी, विशेष अतिथि जन भागीदारी समिति की मनीषा जी उपस्थित नहीं हो सकी हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी सेवी सम्मान से विभूषित मराठी हिंदी की कवयित्री सुश्री संध्या सरवटे जी, निर्मल साहित्य अलंकरण से सम्मानित डॉक्टर घनश्याम भारती जी को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। सुव्यवस्थित संचालन कर रहे डॉक्टर अमर जैन जी का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। सामने बैठे हुए सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मैं श्रद्धा से नमन करती हूँ, छोटों को स्नेहाशीष देती हूँ, और सामने मेरे बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ बैठे हुए हैं, जिसमें शरद सिंह जी, अन्ना जी, सुनीला जी, नीलमा जी, विजय लक्ष्मी सभी बैठे हैं यहाँ। मैं सबको अपने हृदय से प्रणाम करती हूँ, क्योंकि समय मुझे भी कम दिया गया है, पर चूंकि हिंदी में उतनी बात नहीं हुई इसलिए मैं हिंदी के ऊपर भी अपनी थोड़ी सी बात रखूंगी। अध्यक्षीय उद्बोधन में पूरे जो कार्यक्रम का समाहार होता है मैं उसको ही पहले प्रस्तुत करती हूँ। आज हमारे मुख्य वक्ता आनंद तिवारी जी ने हिंदी की महत्ता बतान करते हुए बतलाया कि मोदी जी
गुजराती होते हुए भी वो इतनी समृद्ध, इतनी शक्तिशाली हिंदी का सम्मान करते हैं। विदेशों में भी जाते हैं तो हिंदी में ही व्याख्यान देते हैं। और श्यामलम संस्था के विषय में कहा कि आज पितृपक्ष चल रहे हैं और यहाँ पर निश्चित ही पितरों में मुझे भी हमेशा कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रसाद इसमें श्यामलम संस्था के द्वारा प्रतिवर्ष थोड़ा सा मिल जाता है और मुझे इसमें यही हिंदी से भी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। और गुरुकुल की परंपरा का निर्वाह श्यामलम संस्था कर रही है। आज सभा को उन्होंने उपनिषद बताया और बताया कि सभी श्रोता यहाँ बहुत, त्रिपाठी जी शरीक है और बहुत सारे यहाँ पे विद्वान श्रोता उपस्थित हुए हैं। उन्होंने बताया कि अक्षर, शब्द और वाक्यांश ये महत्वपूर्ण होते हैं। शब्द सोच, विचार और अवधारणा की मात्र अभिव्यक्ति नहीं है, प्रेम और वात्सल्य को प्रकट करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति हमारी हिंदी भाषा है। शब्द नाद है, शब्द स्पंदन है, शब्द जनमानस की भाषा है और शब्दों को हमेशा तौल कर बोलना चाहिए। शब्द हमारी माँ जैसी हिंदी सुंदर है। यहाँ पे संध्या सरवटे ने भी आभार व्यक्त करते हुए पितरों के आशीर्वाद को इसका श्रेय दिया है। निर्मल अलंकरण से नलिन जी को भी हार्दिक शुभेच्छाएं प्रेषित करती हूँ, जिन्होंने अपने यशस्वी पिता की स्मृति को जीवंत बनाया हुआ है। और अनिल तिवारी जी के वक्तव्य, घनश्याम तिवारी जी ने भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी है और वे भी एक बहुत बड़ी लेखक जो हमेशा राष्ट्रीय और देश सम्मानों से सम्मानित हैं। और इसके साथ ही अनिल तिवारी जी ने भी अपनी बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रखी है कि डॉक्टर अजय तिवारी जी, क्षमा चाहती हूँ, हिंदी हमारी अनिल होता है और अजय, अनिल हमेशा अजय होता है, इसलिए उनके छोटे भाई अनिल ही आ जाता है। हिंदी हमारी आत्मा, धन संपत्ति की गणना है, ज्ञान है, विज्ञान है, पूजा है, विधान है, पुरुषार्थ है और राष्ट्र में समाहित है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि श्यामलम संस्था और हम सब मिलकर के एक राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजें जिससे कि हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। और शब्द सभी निशब्द हुए और लेखन का रंग लाल हुआ। अब हिंदी भाषा के विषय में कि आज थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा अमर जी, चूंकि अध्यक्षता को इतनी छूट होनी चाहिए हिंदी हाँ, क्योंकि हिंदी विषय आज 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है, ये बात किसी ने रखी नहीं है, इसलिए ये बात मैंने सोचा था जो आप बोलेंगे वो मैं नहीं बोलूंगी, तो मैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहती। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम क्यों मनाते हैं, हालांकि इसमें सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं रख देती हूँ कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हिंदी भाषा का महत्व प्रतिपादित करते हुए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर सन 1953 से संपूर्ण भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे सन 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। गांधी जी ने जनमानस की भाषा कहा था हिंदी को, और स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को बहुत विमर्श किया गया। उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि भारतीय संविधान के भाग 17वें अध्याय की धारा 343(9) में इस प्रकार वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी और संघ के राजकीय प्रयोगों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। क्योंकि यह निर्णय 14 सितंबर को लिया गया था, इसीलिए हम 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं। और हिंदी भाषा एक बहुत बड़े, हिंदी भाषा को हमें बहुत ही अधिक समृद्ध करना है, संवर्धन करना है, क्योंकि आज जो हिंदी है वो इंटरनेट की भाषा बन चुकी है।
अनेक लोगों की रोटी और रोजी कमाने का साधन है। इंटरनेट के माध्यम से दूसरे देशों तक हिंदी ने अपनी उड़ान भरी है। राष्ट्रभाषा की घोषणा हो न हो, विदेशों तक में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी ने स्वयं अपने आप को स्थापित कर लिया है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा पर गर्वित होना चाहिए। हिंदुस्तान के हम निवासी हिंदी भाषा के सौंदर्य को मानव हृदय के चिरंतन सत्य पर हम प्रतिष्ठित करें, जिनमें भाव, सौंदर्य, प्रेम, वेदना के स्वर मुखर हों और हिंदी हमारी राष्ट्र के अभिषेक का कलश बने। यही मेरी प्रार्थना है। और कोई भी देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक वह अपनी भाषा में बात नहीं करता है। और एक बहुत बड़े पत्रकार, लेखक, समीक्षक और चिंतक हुए हैं राहुल डियो। उन्होंने उनका मैंने एक व्याख्यान सुना था और उन्होंने कहा था कि भाषा का उपयोग निरंतर करते रहना चाहिए, चाहे कोई भी भाषा हो, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, अपनी भाषा का निरंतर, क्योंकि एक पीढ़ी यदि भाषा का प्रयोग नहीं करती है तो तीसरी पीढ़ी तक आते आते वह भाषा चलन से गायब हो जाती है और समाप्त होने की कगार पर आती है और चौथी पीढ़ी तो उसे बिल्कुल ही नहीं जानती। आज हिंदी का कितना वर्चस्व, अंग्रेजी का इतना वर्चस्व है। सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और उनको 49 कहने में भी तकलीफ होती है। और हम सब मिलकर भी आजकल हम देखते हैं व्हाट्सएप पर और इस पर भी सब लोग हैप्पी बर्थडे को HBD लिख देते हैं, कोई संवेदना के लिए RP लिखते हैं, तो कम से कम गुड मॉर्निंग को GM और GN, ये क्या है? आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करिए ना करने दीजिए। नहीं, हमें नहीं, हम हिंदी भाई क्यों हम इतना शॉर्टकट, कभी कभी इसका अर्थ का अनर्थ भी हम लगा सकते हैं। सुप्रभात लिखिए, कुछ भी लिखिए, जय गणेश लिख दीजिए, जय भारत लिख दीजिए और जन्मदिन की शुभेच्छा लिख दीजिए। आजकल तो बोल करके भी टाइप होने लगा है, आपको तो लिखने के लिए भी मेहनत नहीं करनी है। इसलिए मेरे तो यही आग्रह है कि भाषा का उपयोग बहुत जरूरी है और हमें भाषा, बस मैं ज़्यादा तो समय नहीं लूँगी, 12 मिनट का समय है और मैं जो कहना चाह रही थी महत्वपूर्ण बात मैंने कह दी। और हिंदी के जो आज पत्रिकाओं में क्यों जो हम लिखते हैं वो लोग बहुत ही अधिक खरीद कर नहीं पढ़ते हैं, परंतु अब जब हम किसी पुस्तक को खरीद खरीदेंगे तो उसको निश्चित पढ़ेंगे, क्योंकि हमने उसमें भी संपत्ति, इतना धन लगाया है, पैसा लगाया है। और जब हमें कोई उपहार में दे देता है तो हम अपने बहुत अजीज होते हैं उनकी ही पुस्तकें पढ़ती हैं, बाकी वो हम अलमारियों की शोभा ही, हमारी लाइब्रेरी की शोभा ही बढ़ाती रहती है। इसलिए सबको यही आग्रह है। और जितने भी हमारे जो हम हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में गाते हैं, अभी अमर जी ने कहा कि हिंदी है हम वतन है हमारा हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान हैं, इसलिए हिंदुस्तानी हिंदी हमारे आहार में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। पुराने कवि जितने हुए हैं, मैथिली डुकले, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंद, सारे के सारों ने हिंदी में कविताएं लिख कर ही उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, देश को एक ऊंचे मुकाम पर खड़ा किया है कि अरुणमय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचन जान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इसके साथ मैं भारत को नमन करती हूँ, हिंदी भाषा को नमन करती हूँ। आप सबका बहुत आभार कि मुझे इस पद, अध्यक्षता के पद की गरिमा प्रदान की। पुनः श्यामलम एवं शासकीय महाविद्यालय के को आपका आभार व्यक्ति हूँ। आप सबको पुनः मैं नमन करती हूँ। आगे धन्यवाद। धन्यवाद हमारे डॉक्टर चंचला दवे मैडम, आपने बहुत अच्छी बात कही और इसके समर्थन में मैं गोपाल सिंह नेपाली जो बिहार के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी 2 पंक्तियां आपके समक्ष रखूंगा कि दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। हिंदी देश की भाषा है, दिल की भाषा है, आत्मा की भाषा है, जो भी हम चाहें, साहित्य की भाषा है, सब कुछ है। लेकिन आज भी उसको जो स्थान मिलना चाहिए हिंदी को सम्मान का,
वो कहीं ना कहीं खो रहा है। हम उसके अपराध में हमने अपने बच्चों को, सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। मैं एक सत्य घटना आपको बताऊं, मैं एक दुकान पर गया, बेटा था मेरा साथ में, तो मैंने उससे कहा 65 रुपये इसको दे दो, तो उसने हमसे कहा पापा कितने देने? हमने 135, तो उसने 200 रुपये का नोट उसको दे दिया, तो उसने 135 वापस कर दिए। तो कहते पापा इसने तो ज्यादा वापस कर दिए। मतलब उनको कुछ नहीं पता है कि 65 कितने होते हैं। उनसे कहो कि 59, 69, 79 में कौन सी संख्या बढ़ी, तो वो भी उनको नहीं पता। तो ये कुछ ना कुछ दोष है। और अब मैं आभार के लिए, आज का पूरा मंच में से तिवारी लोगों को समर्पित है, तो मैं आभार के लिए डॉक्टर अंजना तिवारी मैडम को यहाँ पर बुलाऊंगी कि आप आए और आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। धन्यवाद भाई अमर जैन जी, मुझे यह अवसर देने के लिए। और मैं आप सभी का अभिवादन करना चाहती हूँ। जैसा कि बार बार ये जिक्र हो रहा है कि ये पितृपक्ष चल रहा है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को, अपने पितृपुरुषों को स्मरण करते हैं। मेरे पिताजी कहते थे कि पितृपक्ष जब होते हैं तो कोई देवी देवता की पूजा नहीं होती और सिर्फ एक महालक्ष्मी की पूजा होती है। तो वही महालक्ष्मी पर्व आज ही है। मैं आप सभी को महालक्ष्मी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए इसकी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज के इस भव्य आयोजन में कृपा पूर्वक पधारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय भैया अजय तिवारी जी। बार बार चंचला जी ने उन्हें जब अनिल तिवारी कहा, एक बार अमर जी ने भी उनको अनिल तिवारी कहा, तो कोई बात नहीं, छोटे भाई का रूप बड़े भाई में दिख ही जाता है। राम लखन से भाई हैं तो स्वाभाविक है ये। आपको बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य न सिर्फ समय दिया बल्कि बहुत ओजस्वी और विद्वतापूर्ण आपका वक्तव्य। आप मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। हमारे महाविद्यालय के ऊर्जावान प्राचार्य, संवेदनशील प्राचार्य, किसी भी विषय के लिए, किसी भी बात के लिए वो पूरी तरह से संवेदना के साथ काम करते हैं। और जब वह महाविद्यालय को ऐसे अवसर देने के लिए सहर्ष तैयार होते हैं, यह उनका बहुत बड़प्पन है। उनको मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपनी ओर से और महाविद्यालय की ओर से, क्योंकि इन आयोजनों की जब बात होती है तो माध्यम मैं ही बनती हूँ। मैं ही उनसे निवेदन करती हूँ कि अब ये आयोजन श्यामलम का हम अपने महाविद्यालय में करना चाहते हैं, तो सर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रश्न किए बिना तुरंत स्वीकृति देते हैं। इसलिए विशेष आभार मेरा भी उनकी ओर से। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय चंचला जी, मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपका बहुत विद्वतापूर्ण वक्तव्य और बहुमूल्य समय, साथ ही जिन दो विशेष हस्तियों को पुरस्कार मिला है यहाँ पर आज, आदरणीय दीदी हमारी संध्या सरवटे जी, वो मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। घनश्याम भारती जी, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और एक धन्यवाद हमारे उमाकांत भैया के लिए कि जब भी वो अपना बड़पन दिखाते हुए यहाँ से आयोजन करवाने के लिए हमसे कहते हैं तो मेरा भी मान सम्मान बढ़ जाता है, मैं उसकी माध्यम बनती हूँ। मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हमारे भाई अमर जैन जी, मेरा धन्यवाद स्वीकार कर लिए। यहाँ उपस्थित सभी मेरे आदरणीय सम्माननीय शरद जी, सुनीला जी, नीलिमा जी, विजया जी, भाभी जी मेरी, और मेरे धर्मपिता आरके तिवारी जी, मेरे भाई त्रिपाठी जी, सभी मेरे भाई बंधु हैं इस शहर में, क्योंकि मैं इसी शहर में पैदा हुई हूँ। तो आप सभी मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपको मैं पुनः इस भव्य और दिव्य आयोजन के सहभागी बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। संचालक का जो काम है वो बस के ड्राइवर की तरह होता है। बस को नियत स्थान पे, नियत समय पे पहुंचा दे। तो जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो बहुत कम सवारियां थी यहाँ साहित्य की। धीरे धीरे सवारियां आई और फिर ये कार्यक्रम शुरू हुआ। बीच में मुझे लगा कि ये शायद बस लेट हो जाएगी कुछ साहित्य की, लेकिन 15 मिनट पहले हमने आपको ये सारा समापन कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत विधायकी की सीट जो थी वो थोड़ी सबको धन्यवाद। और चाय आ रही है तो कृपया आप
चाय लेकर फिर इसके बाद यहाँ से अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। नीलमा आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आई।